हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं जो आपका 2019 में आपका सीटेट का पेपर आया था, तो उसका ईवीएस का पोर्शन आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो इससे आप ये देख सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में 15 मार्क्स में आपसे क्या पूछा जाता है, आपका एनसीईआरटी पूछा जाता है और 15 मार्क्स में आपसे पेडागोजी पूछी जाती है। तो आप देख सकते हैं कितना लेवल आपका जो सीटेट का है इजी रहता है। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। तो कौन सा मतलब आपको पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। पहला ऑप्शन है आपका डीजल, दूसरा ऑप्शन है आपका वैक्स, तीसरा ऑप्शन है आपका ग्रीस एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका कोयला। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोयला, क्योंकि ये बिल्कुल अलग हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेट ऑन द फुल मून डे। फुल मून डे क्या होता है, जब हमारा पूर्णिमा की रात बोलते हैं, जैसे पूर्णिमा होती है, वो हमारा होता है फुल मून डे। फुल मून डे क्या होता है, जब हमारा जो सन है वो अर्थ के और मून के बीच में आता है, तो इसे फुल मून डे कहते हैं। इससे क्या होता है, डायरेक्ट हमारा सारी जो रेज हैं वो पड़ती हैं अर्थ के ऊपर, तो इसलिए फुल मून माना जाता है। तो इस दिन हमारा जो सेलिब्रेट होता है ये होली, रक्षाबंधन और आपका गुरु नानक बर्थडे सेलिब्रेट होता है। और एक होती है आपकी अमावस्या की रात। अमावस्या के टाइम पे अगर फेस्टिवल देखे जाएं तो आपका जो दिवाली होती है, आई थिंक महाशिवरात्रि होती है, ये सब आपकी अमावस्या पे सेलिब्रेट होती है। तो इसको आप सर्च करिएगा कि फुल मून के टाइम पे और न्यू मून के टाइम पे कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं जो आपके सेलिब्रेट होते हैं। जो फुल मून के हैं वो तो आपके यहाँ पे करेक्ट ये हो जाते हैं, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक बर्थडे। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट हैज कोस्ट ऑन अरेबियन सी। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समुद्र के समुद्र तट अरब सागर पर हैं। तो मतलब आपको इसमें बताना है कि कौन से सी का जो मतलब समुद्र तट से कनेक्टेड है, एक तरह से जो कोस्ट लाइन है। तो वो आपके पास ऑप्शन है कर्नाटका, केरला, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, केरला, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ये होता है आपका कर्नाटका, केरला, गुजरात। जो आपके अरेबियन सी है उससे इसकी कोस्ट लाइन कनेक्टेड है। अरेबियन जो ये आपके गुजरात है, आपका कर्नाटका है, आपका केरला है, इनकी जो कोस्ट लाइन है वो कहीं ना कहीं अरेबियन सी से जो है कनेक्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज झारखंड लोकेटेड ऑन मैप और कंट्री। जो झारखंड है वो हमारी कंट्री के मैप में कहाँ पर लोकेटेड है। वो वेस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश है, ईस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल है, नॉर्थ ऑफ उड़ीसा है या साउथ ईस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है, जो आपका झारखंड है वो आपका नॉर्थ ऑफ उड़ीसा में लोकेटेड है। कहाँ पर है, नॉर्थ ऑफ उड़ीसा में आपका झारखंड लोकेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो हमारे क्वेश्चन है ये हमसे हर बार पूछा जाता है डायरेक्शन से रिलेटेड, और इतना हार्ड नहीं है, इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहले पढ़िए, देखिए इसमें क्या लिखा है, यू आर लोकेटेड एट एक्स, आप एक्स पर लोकेटेड हैं, एंड योर स्कूल इज लोकेटेड एट वाई, आपका स्कूल जो है वो वाई पे लोकेटेड है। कोई स्ट्रेट पाथ नहीं है आपके घर से आपके स्कूल का। सो यू फर्स्ट गो टू ए विच इज़ 30 मीटर ड्यू टू एक्स। सबसे पहले आप ए पे जाएंगे जो 30 मीटर दूरी पे कहाँ पर है, आपका नॉर्थ में है। तो ए पर आप पहुँच गए। अब आगे बढ़ते हैं। ए पर पहुँचने के बाद हम क्या करेंगे, देन गो टू बी विच इज़ 40 मीटर ड्यू टू वेस्ट ऑफ ए। अब आप बी पर जाएंगे जो ए के वेस्ट में है, तो ए के वेस्ट में इधर पड़ेगा, तो यहाँ पे आप बी पर आ गए। अब बी के बाद क्या करेंगे आप, देन गो टू सी विच इज 30 मीटर ड्यू टू नॉर्थ ऑफ बी। अब आप क्या जाएंगे, देन गो टू सी, सी पर जाएंगे विच इज 30 मीटर ड्यू टू नॉर्थ ऑफ बी, जो बी के 30 मीटर नॉर्थ में है। अब आप यहाँ सी पर आ गए, एंड फाइनली यू रीच योर स्कूल एट वाई। अब फाइनली मतलब यहाँ पे बी पे आने के बाद 30 मीटर ड्यू टू नॉर्थ ऑफ बी, एंड फाइनली यू रीच योर स्कूल एट वाई विच इज 40 मीटर ड्यू टू वेस्ट ऑफ सी, जो कि वेस्ट में है आपके सी के। तो अब वाई आपका यहाँ पे आया।
तो इजीली आप इसे अपनी कॉपी में करके देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। जैसा इसमें इंस्ट्रक्शन दिया है वैसा ही अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको बताना है इसमें कि उसमें मतलब विद रिस्पेक्ट योर स्कूल, आपके स्कूल से आपके जो घर की डायरेक्शन है वो क्या होगी। तो देखिए डायरेक्शन आप इस तरह से देखते हैं, तो इस तरह से अगर देखा जाए आपकी जो घर की डायरेक्शन है आपके स्कूल से वो आपकी क्या होगी, साउथ ईस्ट होगी। तो ये इसका करेक्ट आंसर आपका 4th हो जाता है। इस क्वेश्चन को एक बार आप जरूर करके देखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बॉय बोर्डेड ट्रेन 13 जून 2019 मडगांव फॉर नगर कोली। द ट्रेन डिपार्चर एट 9:45 hours from Madgaon and reached Nagarkoli at 7:15 hours on next day. If the distance covered by the train during the time interval is 1140 km, then average speed of train was. तो देखिए इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, देन हम आपको इसकी कैलकुलेशन प्रोवाइड करा देंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है बी, 53 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, In one of the forest of our country, the village council allot the land to the forest people for farming in special unit called TIN। तो देखिए इस क्वेश्चन में सिंपल जो आपसे पूछा है, आपसे ही जानना चाह रहे हैं टिन का मतलब क्या होता है। अगर आपने NCERT को पढ़ा है तो आप इजीली बता सकते हैं कि टिन का मतलब क्या होता है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, अ लैंड विच डायमेंशन 100 मीटर इंटू 100 मीटर, ऐसा तो कुछ नहीं होता। अ लैंड ऑन विच फार्मर ग्रो 1 टीन ऑफ सीड्स, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टीन बीज बोता है। तो यही आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपने NCERT पढ़ी है EVS की तो उसमें आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच वन ऑफ द सिटीज द माउंटेन ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है। तो जो रेत के टीले कहा जाता है किनको कहा जाता है, काबुल, अबू धाबी, बर्लिन, थिम्पू। तो अबू धाबी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे जो माउंटेन्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, आपका रेत के टीले कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड में, इनमें आपको बहुत ध्यान से आंसर करना होता है, क्योंकि अगर हम क्या सोचते हैं, हम पूरी तरह से पढ़ते नहीं हैं और बिना पढ़े ही हम सोच लेते हैं हाँ ये तो पढ़ा था कहीं। ऐसा नहीं करना है, जो बेस्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करिएगा। वी ऑल ऑब्जर्व ओल्ड वेल विच हैव ड्राइड अप, हम मतलब पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। Our elders say that about 25-30 year ago there was sufficient water in wells। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित कारण आपको बताने हैं। तो पहला ऑप्शन है, द लेक इज विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट देयर नो लॉन्गर देयर। जिन झीलों के में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहां नहीं है। सही बात है, पहले इन मतलब ये जो पॉन्ड्स थे इनमें क्या होता था, जो बारिश का पानी होता था वो इकट्ठा हो जाता था, उसको यूज करते थे, तो अब वो नहीं हो पाता है। देयर सोइल अराउंड द ट्री वेल एंड नियर बाय एरिया नाउ कवर्ड विद सीमेंट। पेड़ पौधे कुएं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई है। ये भी बात सही है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, जितने भी जो पहले ऐसी जगह थी उनको हटा के हम इंडस्ट्रियल एरिया बनाते जा रहे हैं और उन चीज़ों को खत्म करते जा रहे हैं। नेक्स्ट है, नो वन यूज वेल एज देयर आर टैप इन एवरी हाउस। बात ये भी ठीक है, बट आपको है ना बेस्ट ऑप्शन चुनना होगा, तो आप इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर ड्राइव पंप हैज़ कम अप इन ड्रॉ अंडरग्राउंड वाटर। तो देखिए इस वाले पॉइंट से रिलेटेड यही बात इसमें कह दी गई है, तो ये ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका A, B और D आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों। तो इसमें आपको बताना है, सिलेबस ऑफ EVS हैज़ बिन प्रिस्क्राइब्ड एज सच बाय CBSE, ऐसा कुछ है। द चाइल्ड लुक एट हर हिज एनवायरमेंट इन होलिस्टिक मैनर, इट इज़ गुड टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी, इट इज़ डिक्रीजिंग बाय सिलेबस लोड। तो जो ये हमारा साइंस और सोशल साइंस है
इसे मतलब हमने अलग अलग क्यों, हम क्या करते हैं क्लास 3rd 4th 5th के बच्चों को एक ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जिसमें क्या होता है ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, उसमें हम कुछ साइंस भी है, कुछ उसमें एसएसटी भी है, कुछ उसमें आपकी ईवीएस एनवायरनमेंट भी है, तो वो एक साथ पढ़ाई जा रही है, अलग अलग नहीं पढ़ाई जा रही है, क्योंकि वो बच्चा भी बहुत छोटा है, वो सब चीज़ों को कैसे देख पा रहा है, अभी वो होलिस्टिक मैनर में सब चीज़ों को देखता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसे नहीं रखा है, अलग अलग नहीं रखा है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ईवीएस सब्जेक्ट फॉर क्लास 1st एंड 2nd। अब बात करी जा रही है क्लास 1st और 2nd के बच्चों के लिए जो पर्यावरण अध्ययन के विषय में संदर्भ हमने दिए हैं वो कौन से सही हैं। इशू एंड कंसर्न रिलेटेड टू ईवीएस आर ट्रांसलेटेड थ्रू लैंग्वेज। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दे और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। क्या सिर्फ भाषा के द्वारा होता है? ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका हो जाता है गलत। नेक्स्ट है आपका इशू एंड कंसर्न रिलेटेड टू ईवीएस आर ट्रांसलेटेड थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, ये सही है आपका। और एक चीज मैं आपसे कहूंगी कि अगर आप पेडागोजी सॉल्व कर रहे हैं तो आपको पहले सारे ऑप्शन को पढ़ना चाहिए, उसके बाद फाइनल करना चाहिए आंसर को, क्योंकि ऑप्शंस आपके सही होते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पेडागोजी में चारों ऑप्शन ही सही हो, बट उसमें से एक बेस्ट आंसर आपको देखना है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ईवीएस इज न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस एट क्लास 1st 2nd। ऐसा कुछ नहीं है कि न्यू सब्जेक्ट हो जाएगा। ईवीएस एज सब्जेक्ट इज नॉट इजी। इजी और हार्ड के बारे में हम बात नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे हमारा सही कंसर्न यही है कि जब बच्चा छोटा होता है 1st 2nd क्लास में होता है तो कहीं ना कहीं हम लैंग्वेज और मैथमेटिक्स से ही उसे ये चीज़ें पढ़ाते हैं। तो जो बच्चे की बुक्स होती है ना 1st 2nd क्लास की, वो इतनी अच्छी होती है, मतलब डेकोरेटिव होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं बच्चे को रियल लाइफ से कनेक्ट कर लिया जाता है। तो वो रियल लाइफ से कनेक्ट होगा तो वो अपने इन्वायरमेंट से कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन ईवीएस थीम हैव बीन प्रोपोज्ड इंस्टेड ऑफ टॉपिक इन सिलेबस वाई। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषय के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? फॉर रिड्यूसिंग चैप्टर इन ईवीएस, हमने थीम को इसलिए किया है कि जिससे हमारा जो चैप्टर्स हैं ईवीएस के वो रिड्यूस हो जाएं, नहीं। इनहेंस द एनवायरमेंट कॉम्प्रहेंशन ऑफ लर्नर, बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, अभी आप इसे छोड़ सकते हैं, मतलब ऐसे ही देख सकते हैं, गलत नहीं कर सकते हैं बिल्कुल। फॉर डेवलपिंग कंसर्न एंड इंटर रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इश्यूज ऑफ द लर्नर लोकल इन्वायरमेंट, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। थीम बेस्ड ईवीएस ट्रांजैक्शन इज इजी एज कंपेयर टू टॉपिक। इजी वीजी तो हम कुछ देखते नहीं हैं, तो जो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा होगा 3rd। जो 3rd आंसर है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेस्ट आंसर है हमारे इस ऑप्शंस में। तो पेडागोजी का खेल ये होता है कि आप उसे कितने अच्छे से कर पा रहे हैं, आप बेस्ट आंसर को निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ 6 ब्रॉड थीम ऑफ ईवीएस इन द प्रेजेंट सिलेबस। कौन सी हमारी 6 ब्रॉड थीम में से नहीं है, आपको बतानी है। अगर आपने थीम पढ़ी है तो आपकी कुल 6 थीम होती हैं और कुछ सब थीम होती हैं। तो सब थीम और थीम अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप बता पाएंगे कि इसमें से कौन सी आपकी मेन थीम नहीं है, सब थीम है। तो इसका फूड आपकी थीम है, शेल्टर है, थिंग्स वी मेक एंड डू है। नेक्स्ट लास्ट आपका वर्क एंड प्ले जो है ये आपकी सब थीम है, ये आपकी थीम नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका वर्क एंड प्ले जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू राइट ईवीएस। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। आपको अब ये बताना है कौन सी बात इसमें सही नहीं है, और ये चीज़ ज़रूर नोट कर लीजिए। अगर क्वेश्चन में आपके पास नोट आ रहा है तो उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अगर हम ऐसा करते हैं ना, नोट को नहीं देखते हैं, तो 1 नंबर कट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ ईवीएस इज इंटीग्रेटेड। जो हमारा ईवीएस का नेचर होता है वो इंटीग्रेटेड होता है। इसमें पूछा है नोट ईवीएस इज बेस्ड ऑन चाइल्ड सेंटर लर्निंग, ये बात भी सही है।
ईवीएस प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द लर्नर टू एक्सप्लोर देयर एनवायरनमेंट। ईवीएस कहीं ना कहीं बच्चे को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो एनवायरनमेंट के अंदर मतलब एक तरह से खोज सके एक चीज़ों को, ये भी बात सही है। ईवीएस एम्फेसाइजेस डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन। तो ईवीएस कभी बच्चों को ये नहीं कहता है कि वो डेफिनेशन इन सभी चीज़ों को याद कर लें या इन्हें पढ़ें, डेफिनेशन पे जोर नहीं देते हैं क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा है, इतना डेफिनेशन रटाने लग जाएंगे तो वो रट्टाफिकेशन करना सीख जाएगा। तो यहाँ पे आपके तीनों सही हैं। नोट में आपसे पूछा है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर। बात तो सही कही है कि बच्चे की सक्रिय भागीदारी आपकी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है रीडिंग चाइल्ड नॉलेज विद द टीचर नॉलेज। बच्चे के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना, ऐसा तो कुछ खास नहीं है इस ऑप्शन में। लर्निंग ईवीएस आउटसाइड द फोर वॉल ऑफ द क्लासरूम। पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सिखाना। तो देखिए आपने एनसीएफ से रिलेटेड पढ़ा है, अब आप क्या करेंगे, इस ऑप्शन को क्या करेंगे, सही कर देंगे जल्दी जल्दी में। आप देखेंगे बस आउटसाइड लिखा है, आउटसाइड है तो बस ठीक है राइट कर दो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। इन्होंने यहाँ पे एक तरह से ये भी एक गलत चीज़ कर दी है कि सिर्फ बाहर ही सिखाना। अब क्या ऐसे हम बच्चों को क्लास में कुछ नहीं सिखाएंगे, सिर्फ बाहर का ही सिखाएंगे, दोनों से कनेक्टेड करना है। यहाँ पे ऑप्शन ऐसा होता अगर कि स्टूडेंट्स की जो क्लास की नॉलेज है उसे कहीं ना कहीं रियल लाइफ से कनेक्ट करना, आउटसाइड इन्वायरमेंट से कनेक्ट करके पढ़ाना, तो वो यहाँ पे सही हो जाता। तो ये भी ऑप्शन आपके लिए गलत ही है एक तरह से। नेक्स्ट है रिलेटिंग चाइल्ड लोकल नॉलेज टू द स्कूल नॉलेज। बच्चे की जो लोकल नॉलेज है, जो वो सीख के आ रहा है, अपने घर से आ रहा है, उसे कहीं ना कहीं कनेक्ट करना अपनी स्कूल की नॉलेज से, तो ये बात भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ए और डी ओनली। और एक चीज बात याद रखिए, आपसे हम बताते हैं कि टैग वर्ड्स में ओनली आ जाए तो आपको ऑप्शन नहीं लगाना है, बट ऐसे ऑप्शन में आप ओनली को नहीं इग्नोर करेंगे कि आप सोचेंगे इसमें तीनों में ओनली आ रहा है तो ए सी डी आंसर होगा, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि आपने पढ़ा है, मतलब ऑप्शन में क्या दिया है क्या नहीं दिया है, जो सही है उसको लगाना है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू एंगेज लर्नर इन ईवीएस। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। सबसे प्रभावशाली युक्ति बच्चों को क्या होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हमें ईवीएस पढ़ाना है, तो सबसे अच्छी क्या होगी, नैरेटिव होगी, रीडिंग टेक्स्ट बुक होगी, एक्सप्लेनेशन होगा, डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। तो देखिए इसमें हमारा जो आंसर होगा वो नैरेटिव होगा। किससे, कहानियाँ। जो बच्चे होते हैं उन्हें ज़्यादा कहानियाँ पसंद होती हैं, उन्हें स्टोरी के माध्यम से हम कुछ चीज़ें बताते हैं तो उन्हें मज़ा आता है। आप जानते हैं जब बच्चा छोटा होता है तो स्टोरी सुनाते हैं उसे मज़ा आता है कि राजा रानी की स्टोरी है, ये सब राजा रानी की तो नहीं पढ़ाएंगे हम ईवीएस में, बट हाँ ईवीएस को कनेक्ट करने के लिए हम स्टोरी के माध्यम से उन्हें पढ़ाएंगे, तो वो बात यहाँ पे सही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू टॉप सोर्सेज अदर देन टेक्स्ट बुक एंड टीचर इन ईवीएस वाई। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोत की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक एंड टीचर आर नॉट ओनली सोर्स ऑफ ईवीएस, ये तो गलत पॉइंट है आपका, नोट यहाँ पे गलत है। इट विल प्रोमोट द इन्वायरमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी, मतलब इन्वॉल्वमेंट, सॉरी, प्रोमोट इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड भी कुछ ऐसा खास नहीं है इसमें। इट विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू टीचर टू नो द चाइल्ड बैकग्राउंड, प्रोवाइड करानी चाहिए, सही बात है। इट विल डेवलप साइकोमोटर स्किल्स एंड एस्थेटिक सेंस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के सौंदर्य और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो ये दोनों पॉइंट आपके सही हैं इसके आंसर में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी और डी हो जाएगा ओनली। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। टीचर ऑलवेज बिगेन बाय कंडक्टिंग एक्टिविटी फॉलो बाय क्वेश्चन एंड डिस्कशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग एक्टिविटी क्वेश्चन एंड डिस्कशन टू। तो जो एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों की चर्चा कर रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है, एक तरह से असिस्ट द चाइल्ड प्रोसेस स्किल्स, वो बच्चे की जो स्किल्स हैं उसका आकलन करना चाहता है, या बच्चे को अपॉर्चुनिटी देना चाहता है कि वो एक्सप्लोर कर सके, बच्चे को अपॉर्चुनिटी देना जा सकता है कि वो एक्सप्रेस कर सके अपने अब जो भी व्यूज़ हैं उन्हें,
डिस्क्रिमिनेट बिटवीन या डिस्क्रिमिनेट करना चाहता है। तो जो इसका ऑप्शन सही होगा, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए बी सी तीनों ही होगा, क्योंकि डी ऑप्शन इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप एक तरह से विभेद कर रहे हैं, विभेद आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टीचर कंडक्ट ऑन एक्सपेरिमेंट ऑन हाउ डज फूड स्पॉइल्ड। मतलब एक शिक्षक है जो खाना किस प्रकार से खराब होता है इस पर प्रयोग करता है। टीचर में एक ग्रुप ऑफ लर्नर एंड प्रोवाइड द मटेरियल रिलेटेड टू द एक्सपेरिमेंट। तो शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उसको प्रयोग के संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह को क्यों बनाता है, तो यहाँ पे रीजन क्या है, जिससे कि उनके बीच में प्रियर लर्निंग जो है उसको प्रमोट कर सके, बात सही है। सोशल इंटरेक्शन को इम्प्रूव कर सके, ये भी बात सही है। ग्रुप लर्निंग इज इफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग ईवीएस विदाउट बर्डन। जो समूह अधिगम है बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, ये बात भी सही है। ग्रुप लर्निंग इफेक्टिव होती है हमारे इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्शन ग्रुप लर्निंग इज एसेंशियल स्ट्रेटेजी टू मेंटेन डिसिप्लिन। ऐसा तो कुछ नहीं है कि ग्रुप लर्निंग डिसिप्लिन को मेंटेन करती है। अगर रियलिटी में देखा जाए तो ग्रुप लर्निंग जो होती है उसमें ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं होता, बातचीत ज़्यादा होगी, बच्चे शोर भी मचा सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पे देखिए, हमें ऑप्शन में क्या है, दो ही ऑप्शन दिए गए हैं, तो बेस्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो सिर्फ हमारे फर्स्ट सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। सी को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना गया है कि कहीं ना कहीं हम ग्रुप लर्निंग को ही प्रमोट कर रहे हैं, वो भी बात अलग है। तो यहाँ पे मेन जो सही है वो आपका प्रमोट पीयर लर्निंग, सोशल इंटरेक्शन को इम्प्रूव करना, ये दोनों आपके सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द इंडिकेटर ऑफ असेसमेंट इन ईवीएस। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होने चाहिए। आकलन के लिए क्या चीज़ सही नहीं होनी चाहिए, जस्टिस एंड इक्वालिटी होनी चाहिए, कोऑपरेशन भी होना चाहिए, रिमेम्बरिंग। तो देखिए रिमेम्बरिंग जो है एक तरह से याद करना, ये आप मतलब एक तरह से कहते हैं ना, अपना माइंड में फिक्स कर लीजिए। अगर कहीं भी याद करने से रिलेटेड आ जाए, ईवीएस में हो या किसी में भी हो, तो याद करना कभी भी आपका सही हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर हम याद करने पे फोकस करते हैं ना तो ये चीज़ गलत है, हमें याद करने पे फोकस नहीं करना है। तो इसलिए आप इसे जब भी देखें तो हमेशा सोच लीजिएगा ये ऑप्शन तो कभी भी आपका आंसर हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ईवीएस टीचर शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चाइल्ड टू असेस देमसेल्फ। मतलब यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। तो स्वयं आकलन क्या है, सीसीसी है, असेसमेंट एज लर्निंग है, सीखने के समान आकलन है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, सीखने का आकलन है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, सीखने के लिए आकलन है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन। तो ये आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच टेक्निक इज यूज्ड इन रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। तो आपको यही बताना है कि जो रेटिंग स्केल होता है उसमें आपका कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है। तो रिटन क्वेश्चंस का प्रयोग होता है, ऑब्जर्वेशन का प्रयोग होता है, चेक लिस्ट का प्रयोग होता है, या फिर असाइनमेंट का प्रयोग होता है। तो जिसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका चेक लिस्ट। चेक लिस्ट का प्रयोग आपका रेटिंग स्केल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। टू नर्चर द क्यूरियोसिटी एंड आपकी क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये तो गलत है, ये तो होगा हमारा। अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंट इशू, ये जो अवेयरनेस है, जागरूकता है पर्यावरण मुद्दों पर, उसका विकास करना, ये भी सही होगा। टू एंगेज चाइल्ड इन एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड ऑन एक्टिविटी, बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, ये भी सही है। टू एनकरेज चाइल्ड टू प्रोवाइड टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, देखिए ये आपकी मतलब
पूछने का तरीका जो है वो बदल दिया। ये क्वेश्चन दो आए हैं आपके एग्जाम में, दोनों में जहाँ पे डेफिनेशन से रिलेटेड बात कही है वही ऑप्शन आपका गलत हो गया है, तो इसका भी यही आपका गलत हो जाएगा। हम बच्चों को एनकरेज नहीं करेंगे टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस के लिए। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही थे और ये आपका गलत था। तो देखिए बहुत से पॉइंट्स होते हैं, एक जैसे आपका मैंने बताया आपको याद करना हुआ, आपका डेफिनेशन से रिलेटेड हुआ, या फिर आप कह सकते हैं आपका कभी भी ओनली वर्ड जो होता है ना, वैसे तो अगर ऑप्शन में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उसमें तो आपको इसको यूज़ नहीं करना है, बट अगर नॉर्मल क्वेश्चन है उसमें ओनली रहता है कहीं, तो वो बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो आपका सही होगा, वो गलत हो जाता है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको टैग वर्ड की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी जिससे आप इजीली ईवीएस के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84 क्वेश्चन पे आ गए हम। Picture reading is an important activity in EVS. Which of the following indicator of learner can be assessed through picture reading? पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ाना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत बच्चों के आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो दिया है ऑब्जर्वेशन एंड रीडिंग दिया है, आपका एक्सप्रेशन दिया है, एनालाइज दिया है, या फिर एक्सपेरिमेंटेशन दिया है। तो आप बताइए इसमें आपके लिए करेक्ट क्या हो सकता है? एक तो आपकी ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग हो सकता है, एक आपका विश्लेषण हो सकता है। तो यही दोनों ऑप्शन आपके इसमें करेक्ट हैं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए और सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हिली एरिया इट वॉज ऑब्जर्व दैट पीपल हैव बिल्ट देयर हाउस यूजिंग स्टोन, मड, लाइम एंड वुड। दीज हाउस हैव 2 floors. On the ground floor, they provide space for animal to live and also store necessary things. On the first floor, they stay. The roof of the house are flat and made of thick tree trunk. This hilly area is a part of. इसमें कहा है किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेषण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं और घर 2 मंजिलें हैं। नीचे दी गई मंजिल पर जानवर को रखते हैं तथा जरूरत के सामान को इकट्ठा करके रखते हैं। वे स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? तो इस टाइप से घरों के बारे में आपको दिया हुआ है। आई थिंक क्लास 3rd की ईवीएस में आप ये पढ़ेंगे। तो आपसे ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो ये क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। तो ये आपके कौन से घर हैं? अरुणाचल प्रदेश के घर हैं, मेघालय के हैं, हिमाचल प्रदेश के हैं, या फिर जम्मू कश्मीर के हैं। तो ये जम्मू कश्मीर के घर होते हैं जहाँ पे क्या होता है, नीचे वाले फ्लोर पे जानवरों को रखते हैं और पहले फ्लोर पे वो खुद रहते हैं और उनकी जो छतें हैं, छतों पे वो कुछ भी सामान सुखाने वगैरह के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है असम से रिलेटेड कि जो असम है, असम में क्या होता है, जो घर होते हैं वो बैम्बो पिलर के ऊपर बनाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वो कुछ फुट ऊंचाई पे बनते हैं। वो अमाउंट याद नहीं आ रही कितने फुट ऊंचाई पे होते हैं, आई थिंक 3.5 मीटर कुछ होता है, वो आप चेक कर लीजिएगा। तो असम से रिलेटेड आपसे काफ़ी पूछा जाता है। ऐसे ही आपसे लेह लद्दाख का पूछ लेते हैं, आपसे राजस्थान का पूछ लेते हैं। तो ये सब आप ईवीएस में पढ़ लेंगे। हमने आपको इसमें वीडियो 3rd क्लास की वीडियो प्रोवाइड कराई हुई है जो इसमें आपको पूरा 3rd क्लास से जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो कवर किया है, तो उसमें ये आपको कराया है। तो आप देख सकते हैं ईवीएस की प्लेलिस्ट में जाके। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रैक्टिस फॉलो अंडर जूम फार्मिंग। तो जूम खेती में अपनाई जाने वाली पत्ती के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए ये जूम फार्मिंग से रिलेटेड भी आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, तो अगर आपने ये कंसेप्ट पढ़ा है तो आप इजीली बता पाएंगे कि कौन सी बात यहाँ पे सही है और कौन सी बात यहाँ पे गलत है। तो पहला ऑप्शन है, एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये बात यहाँ पे सही है। दूसरा पॉइंट है, इस जगह जो बांस या खरपतवार उग जाते हैं उसे उखाड़कर जला देते हैं, ये भी बात यहाँ पर सही है। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लेते हैं, ये भी बात यहाँ पे सही है। जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है, तो ये चीज़ गलत है।
तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो है, ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं इसके ऑप्शन सही नहीं दिए गए हैं। हो सकता है इसके मार्क्स सभी स्टूडेंट्स को मिले होंगे, या फिर इन्होंने अगर आंसर को लगाया होगा तो इन्होंने फिर ए को ट्रीट किया होगा, बट ऐसा नहीं हो सकता। ये तीनों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं, तो ओनली ए तो हम कह ही नहीं सकते, और ना ही हम ए और डी कह सकते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चंस को आप ये याद रखिए कि अगर आपके पेपर में आता है तो ऑप्शन वो चेंज होके आएगा, ये तीनों ही ठीक है। और अगर आपने सही किया है तो ये इसका नंबर सभी को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बॉइल्ड टोपिया का विच एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट इज प्रीफर्ड फूड ऑफ पीपल। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं कि टैपियोका कहाँ का है, तो टैपियोका आपको कहाँ देखने को मिलेगा, केरला में देखने को मिलेगा। ऐसे ही आपसे पूछ लेंगे लिंगहुफेन कहाँ पे खाया जाता है, एक सांप से बनी डिश होती है, कहाँ पे खाई जाती है, आपकी हांगकांग में खाई जाती है। ऐसे ही आपसे पूछ लेते हैं कि नारियल के तेल में पकी हुई मछली कहाँ पे खाते हैं, वो आपकी गोवा में खाते हैं। तो और एक पूछ लेते हैं सरसों में पकी हुई तेल की मछली कहाँ पे खाते हैं, वो आपकी कश्मीर में खाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट बिलीव दैट द एनिमल दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट ओनली इन। तो यहाँ पे आपको बताना है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। तो वो जानवर जो जिस रंग को देख रहे हैं वो कैसे रंग हैं, वो आपके बैंगनी और नीले हैं, वो आपके हरे और पीले हैं, वो आपके नौरंगी और लाल हैं, या फिर वो आपके काले और सफ़ेद हैं। तो जो भी देखते हैं वो कैसे होते हैं, ब्लैक एंड वाइट कलर के देखते हैं जो रात में जागने वाले होते हैं, और जो दिन में जागने वाले होते हैं वो कुछ रंग देख सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो पूछते नहीं है, अक्सर आपसे यही पूछा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थवर्म आर कंसिडर फ्रेंड ऑफ द फार्मर। जो केंचुआ होता है उसे किसानों का मित्र माना जाता है। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्ट रीजन फॉर द सेम। इसमें से सही हमें चुनना है। अर्थवर्म ईट द डेड लीव्स एंड प्लांट एंड देयर ड्रॉपिंग फर्टिलाइज द सॉइल। केंचुए मृत पत्तियां और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, ये सही बात है। अर्थवर्म ईट द वीड्स एंड सेव द मेन क्रॉप, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। और अर्थवर्म सॉफ्टन द सॉइल बाय डिगिंग अंडरनेथ। जो अर्थवर्म होता है वो जो सॉइल होती है उसे डिग करके सॉफ्ट कर देता है, ये भी सही है। द टनल मेड बाय द अर्थवर्म प्रोवाइड इजी पैसेज टू एयर एंड वाटर इन द सॉइल। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो ए सी डी हो जाते हैं। कौन सा ऑप्शन है आपका, थर्ड ऑप्शन है, जिसमें आपका ए सी डी आपका करेक्ट हो जाता है। ये सब एनसीईआरटी है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका इस पेपर का, Tribal people have been using bronze to make many things since thousands of years. Bronze is still used in our houses. Select from the following most correct statement about bronze. आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीजें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। तो आपको सही कथन बताना है कौन सा है। तो एलिमेंट लाइक एल्यूमिनियम एंड कॉपर, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड ब्रास, मिक्सचर ऑफ कॉपर जिंक एंड एल्यूमिनियम, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टीन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लगा होगा और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्डअप हुआ होगा, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है और ईवीएस आप अपनी समझ से कर पाते हैं तो इजीली आपके लिए इजी ही हो जाएगा पेपर। तो एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और आपको जो आपका पेडागोजी है ये आप अपनी समझ से भी कर सकते हैं या थोड़ा बहुत इसे पढ़ भी सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप पेडागोजी के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है इसे ही कर लेते हैं तो प्रीवियस ईयर के करने के बाद अगर आपका पेपर में आता है तो आप इजीली उसे कर पाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बन जाती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आप अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर भी कर रहे हैं। और अगर अभी तक आपने अपने फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर नहीं करा है तो अब कर दीजिए, और लाइक भी कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। और कमेंट इसलिए कहते हैं जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छा कंटेंट प्रिपेयर कर पाते हैं। थैंक यू सो मच।